हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज़। लास्ट क्लास में जैसे हम लिक्विडिटी रेशियोज़ डिस्कस कर चुके हैं, जहां लिक्विडिटी रेशियोज़ कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं, वहीं सॉल्वेंसी रेशियोज़ किसी भी इंटरप्राइज की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताते हैं। अगर हमें किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता लगानी है तो फिर हम सॉल्वेंसी रेशियोज़ की हेल्प लेते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियोज़ आर कैलकुलेटेड टू असेस द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ एन एंटरप्राइज। बेसिकली it tells us how capable an enterprise is in paying off its long term obligation। कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस कितना कंफर्टेबली पे कर सकती है, इजीली पे कर पाती है कि नहीं कर सकती है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज़ में बेसिकली 4 टाइप्स की रेशियोज़ हैं सीबीएसई सिलेबस में। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन चारों के अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। पहला हम स्टार्ट करते हैं डेट इक्विटी रेशियो। जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि डेब्ट और इक्विटी, मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेट्स। यहाँ डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स and equity means shareholders fund। लॉन्ग टर्म मींस आउटसाइडर्स इक्विटी। कंपनी ने जितना आउटसाइडर्स से लोन लिया है, आउटसाइडर्स बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, जो कंपनी की जो बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है ओनर्स फंड। कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, वो शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो जनरली हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन डेब्ट ऑफ अ कंपनी एंड इक्विटी। कंपनी की जो डेब्ट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, और जो शेयर होल्डर्स फंड हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप हमें बताता है। अगर ये रेशियो ज़्यादा है, रेशियो कंपनी का अगर ये बहुत ज़्यादा आता है, इट मींस कंपनी की डेब्ट ज़्यादा है और कंपनी एक्सेसिवली डिपेंड है डेब्ट पे। और अगर रेशियो लो होता है तो कंपनी में डेब्ट कम है, मतलब लायबिलिटीज़ कम है, और ओनर का फंड ज़्यादा इन्वेस्टेड है, तो कंपनी ज़्यादा रिलाई करती है ओनर्स फंड पे। अब डेब्ट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। जनरली हमें ये लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट करना सीखना है और शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करना सीखना है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट्स में 2 चीज़ें कवर करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। कंपनी की जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है, उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 4 हेडिंग्स हैं, 4 सब हेड्स हैं, लेकिन हमें सारे हेड्स नहीं लेने हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ कंपेयर करने के लिए डेट्स में हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेने हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स यहाँ इस चैप्टर में रेशियो एनालिसिस में लॉन्ग टर्म डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म डेट्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स को इंक्लूड करेंगे, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, और लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कंपनी ने लोन ले रखा हो, बैंक लोन जिसमें कवर्ड बैंक लोन हो, या फिर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने लोन ले रखा हो, पब्लिक से डिपॉजिट ले रखा हो जिस पे वो पब्लिक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, बॉन्ड्स में इशू कर रखे हों या डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम इन 4 चीज़ों को ऐड करेंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट और लोन, एंड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
इनमें से जो भी चीज़ें दी हैं उसको हम ऐड करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी, जो नहीं दी हैं उसको इग्नोर करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जनरली जो कंपनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए प्रोविज़न बना के रखती है, बेसिकली इसका एक एग्जांपल है प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे कुछ लमसम अमाउंट पे करती है, तो उसके लिए कंपनी जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वो विद इन 12 मंथ्स पे नहीं किया जाता, तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहा जाता है, जिसमें एक एग्जांपल है प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट्स बेनिफिट। तो एक तरीका तो लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट करने का ये हो गया, जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने कुछ बैलेंस शीट्स फॉर्मेट पढ़े थे, वो छोटा सा यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं उसमें जो मेन हेड्स होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, जो कि मिलके बनता है टोटल एसेट्स। ये लाइबिलिटी अप्रोच है टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने का। और एक फॉर्मूला और था जिसमें शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स हमने जनरली ऐड किए थे, जो कि बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट करने यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटीज़ को दोनों को साथ में अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसको टोटल डेट्स कहा जाता है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अगर हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल डेट्स में से अगर हम करेंट लायबिलिटीज़ को हटा देंगे तो भी लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट कराते। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट करने का और आ गया। टोटल डेट्स में से हम लॉन्ग टर्म डेट्स को डिडक्ट कर लेंगे, टोटल डेट्स में से करेंट लायबिलिटी को हम डिडक्ट कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। कंपनी का ओनर्स का फंड और कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रखी आउटसाइडर्स की, दोनों को ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड आता था। अगर हमें यहाँ से लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड आउट करना है तो फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम शेयर होल्डर फंड्स हटा देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट्स निकल आएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट करने के 3 अप्रोचेस हैं। अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट आइटम्स दिए हों जैसा कि डिबेंचर्स बॉन्ड्स, तो हम इस अप्रोच से फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट और लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, जिसमें बैंक लोन या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर कंपनी ने लोन ले रखा हो जो लॉन्ग टर्म हो। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में का एग्जांपल है प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, जनरली कंपनी ने जो प्रोविजंस 12 मंथ्स के ज़्यादा टाइम के लिए किए हुए हों। दूसरा अप्रोच ये था बैलेंस शीट अप्रोच, जिसमें टोटल एसेट्स फाइंड करने का ये मेन हेड्स हैं कंपनी के, जिसमें नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को हम ऐड करते हैं तो टोटल डेट्स आता है। अगर इस टोटल डेट्स में से इस करंट को हम हटा देते हैं तो क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म डेट्स। मीन्स एक फॉर्मूला यहाँ और आ गया, लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का अप्रोच था शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अगर क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। तो ये तो डेट इक्विटी रेशियो का एक पार्ट जो कि डेट था लॉन्ग टर्म डेट्स, वो हमने कैलकुलेट करना सीखा। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में है शेयर होल्डर फंड, वो भी देख लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर फंड्स निकालना सीख जाते हैं तो सॉल्वेंसी रेशियो इजीली हम कर सकते हैं। अगला टर्म है शेयर होल्डर फंड। बेसिकली शेयर होल्डर फंड्स मींस शेयर होल्डर्स और कंपनी का जो ओनर्स हैं कंपनी के, उनका कितना अमाउंट कंपनी में इन्वेस्टेड है। शेयर होल्डर फंड फिर पहला अप्रोच हम इसी से निकालेंगे कि बैलेंस शीट के हमें कंटेंट्स गिवन हो, तो कंपनी की जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है उसमें शेयर होल्डर्स फंड एक फर्स्ट हेड है जिसके अंदर 2 सब हेड्स होते हैं। पहला होता है शेयर कैपिटल, कंपनी ने जो शेयर कैपिटल इशू कर रखा है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस।
शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी जो इक्विटी शेयर इशू करती है उससे रिलेटेड इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इट मींस शेयर कैपिटल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के जो रिजर्व्स हैं और कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इट मींस सरप्लस, वो दोनों चीज़ें कवर होती हैं। रिजर्व्स में सारी रिजर्व्स जनरली हम कंसिडर करते हैं जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, कंपनी के जो अदर रिजर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें रिजर्व्स में कवर होती हैं। और सरप्लस में आएगा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस, इट मींस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ P&L में दो बैलेंसेस होते हैं, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस मींस लॉस। अगर हमें कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करना है तो ये सारे रिजर्व्स प्लस बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L और शेयर कैपिटल, इन सारी चीज़ों को ऐड करके हम शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करते हैं। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल के अंदर दो चीज़ें कवर होती हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कंपनी की जो रिजर्व्स हैं प्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर कंपनी के कुछ लॉसेस हैं तो वो हम माइनस कर देंगे, इट मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। और कंपनी के कुछ फिक्टिशियस एसेट्स, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो माइनस कर देते हैं। ये हम जब क्वेश्चंस के साथ साथ इनके एग्जांपल्स कवर कर लेंगे। तो एक अप्रोच शेयर होल्डर फंड निकालने का हो गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दो चीज़ें ऐड करके शेयर कैपिटल के कंटेंट ये है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। एक अप्रोच ये हो गया। दूसरा अप्रोच सिंपल है, जैसा लॉन्ग टर्म डेट्स हमने पहले पढ़ा कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता था वो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। जैसा लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने के लिए हमने शेयर होल्डर फंड डिडक्ट किया था, अब हम शेयर होल्डर फंड फाइंड करना है। तो शेयर होल्डर फंड में निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट्स हटाएंगे तो शेयर होल्डर्स फंड निकल आएगा। अगेन कंपनी की जो बैलेंस शीट है उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, करेंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, ये तीन चीज़ें थी। इतने पार्ट को हम पूरा बना, टोटल एसेट्स, ये था टोटल डेट्स, तो लॉन्ग टर्म डेट्स करेंट लायबिलिटी को हमने टोटल डेट्स कहा था। टोटल डेट्स और शेयर होल्डर फंड को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल एसेट आता है। इट मींस अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स को हटा दें, ये दोनों चीज़ें हटा देते हैं, तो शेयर होल्डर फंड निकलेगा। तो ये था डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसमें हमने डेट अपॉन इक्विटी दोनों निकालना सीखे। डेट्स मींस लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड। बेसिकली लॉन्ग डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है 2:1 कंपनी को मेंटेन करना चाहिए। कंपनी का जो आइडियल रेशियो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए। बाकी